नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने योगी सर के साथ योगी की पाठशाला में। क्लास 11th स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स बहुत अच्छे से डिस्कस करे थे, उनको समझा था और एनर्जी का कंसेप्ट, जो एनर्जी हम लोग बोलते हैं क्वांटाइज्ड है, उसको कैसे बोहर ने समझाया था, वो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। और एनर्जी हम लोग नेगेटिव में क्यों लेकर चलते हैं, वो चीज भी हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बोहर की यूजफुलनेस क्या थी, मतलब बोहर की एडवांटेजेस क्या थी ओवर योर रदरफोर्ड और बाकी सारे जो भी मॉडल ऑफ एटम है। दूसरी चीज आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोगों ने स्पेक्ट्रम लाइंस के बारे में पढ़ा था। हमने ये तो देखा था कि स्पेक्ट्रम लाइंस कैसे आती हैं, ठीक है ना, क्या एमिशन स्पेक्ट्रम था, क्या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था, पर क्यों आती हैं। देखो, रेडबर्ग ने एक थ्योरेटिकल फॉर्मूला तो दे दिया था कि आप स्पेक्ट्रम लाइंस की वेवलेंथ निकाल सकते हो, बट उस पर कुछ डिस्कशन नहीं करा था, सिर्फ एक थ्योरेटिकल फॉर्मूला दे दिया था। उसके बाद आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि बोहर ने कैसे बताया कि जो स्पेक्ट्रम लाइंस आती हैं वो इतनी सारी क्यों आती हैं, ठीक है ना, और स्पेक्ट्रम लाइंस क्या हम लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद लास्ट में जो लास्ट हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे वो होगा आप लोगों का ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर मॉडल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल सकते हैं या पॉइंट बना सकते हैं, दैट इज योर यूजफुलनेस ऑफ बोहर्स मॉडल। ठीक है ना यार, कि आपका बोहर मॉडल कहां कहां काम आया था, मतलब उसने रदरफोर्ड को ओवरकम कर लिया था, ये चीज हम लोग देख चुके थे, बट और कैसे कैसे उसने हमें एक्सप्लेन करा कि क्या क्या वहां पे यूजफुलनेस आई थी। तो पहली चीज मैं आप लोगों को बहुत आज भी क्लियर कर दूंगा, आगे जाके भी जब मैं क्वांटम मैकेनिक मॉडल पढ़ाने जाऊंगा तब भी क्लियर कर दूंगा कि यार बोहर ने जो भी काम करा था वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए करा था, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए करा था। तो सबसे पहले बोहर ने अपना मॉडल देने के बाद एक एटम की स्टेबिलिटी पे कमेंट करा। जैसे बोहर स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वैसे जैसे रदरफोर्ड स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, बोहर ने स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करा। इन्होंने ये बात बोली कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज ही नहीं करते, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट्स में घूमते हैं, ऐसे सर्कुलर फिक्स पाथ में घूमते हैं जिनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, या मैं बोलूं ऐसे ऑर्बिट्स में घूमते हैं जिनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। तो यहां इन्होंने सेफ गेम खेलते हुए ये बात बता दी कि एटम एनर्जी लूज, मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लूज नहीं करेगा जब वो आपके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी नहीं होगी, वो किसकी एनर्जी होगी, एक ऑर्बिट की एनर्जी होगी जिसमें वो घूम रहा होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, तो यहां से इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को बहुत सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन घूमते समय आपके न्यूक्लियस के अंदर फॉल होगा ही नहीं। यहां से मैक्सवेल की थ्योरी भी अपनी साइड सही हो गई, रदरफोर्ड खत्म ही हो गया इस पॉइंट के बाद, क्योंकि इन्होंने क्या बात बोली, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती, जिस ऑर्बिट में, जिस फिक्स पाथ में ये घूम रहे होते हैं उसकी एनर्जी होती है। और हम लोगों ने लास्ट टाइम ये पढ़ा था, वो एनर्जी तब तक चेंज नहीं होगी जब तक आपका इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे। अब दूसरी चीज, इन्होंने हमें क्या बताया कि आपकी लाइन स्पेक्ट्रम आता क्यों है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल सकते हैं, यही आज का मेरा मेन टॉपिक है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ योर लाइन स्पेक्ट्रम। इन्होंने कैसे एक्सप्लेन करा कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या है। एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। अच्छा चलिए, इन्होंने क्या बात बोली, इन्होंने ये बात बोली कि यार अपने पोस्टुलेट्स में भी इन्होंने बात बोली, यहां पर भी इन्होंने समझाया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, या मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तब तक चेंज नहीं होगी जब तक वो एक एनर्जी शेल से दूसरे एनर्जी शेल में जंप नहीं करेगा, या वाइस वर्सा दूसरे एनर्जी शेल से वापस नहीं आ जाता। फॉर एग्जाम्पल, अब एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मेरा पहला शेल, ये मेरा दूसरा शेल, ये मेरा तीसरा शेल, ठीक है ना यार।
बता देता हूं, यहाँ n इक्वल टू 1 है, यहाँ n इक्वल टू 2 है, यहाँ n इक्वल टू 3 है। ये इन्होंने अपना 2D मॉडल दिया था, या फिर इन्होंने बोला था इसको आप कैसे बोल सकते हो यार, ये कैसा शेल है यार, ये मेरा K शेल है, ये L शेल है और ये M शेल है, और इन सब की एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी, मतलब हर एक शेल की अपनी अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी एनर्जी में, ठीक है। अब क्या है, मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन यहां पर पड़ा हुआ है, वो फर्स्ट एनर्जी स्टेट में है। वो क्या, अब मैंने क्या करा, जब आप लोग किसी भी एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हो, मतलब जब वो बाहर से एनर्जी लेता है, या मैं बोलूं मैंने बाहर से कोई रेडिएशन दी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट होगा। वो दो जगह जा सकता है, वो यहां भी जा सकता है, वो यहां भी जा सकता है। मैंने मान लिया कि भाई अब मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट एनर्जी शेल से जंप करके थर्ड एनर्जी शेल में चला गया। अब जब ये हाई एनर्जी स्टेट पे चला गया, तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन का हायर एनर्जी स्टेट में रहना बहुत ज्यादा टाइम तक सक्सेसफुल नहीं होता, मतलब जो इसका लाइफ स्पैन होता है हायर एनर्जी स्टेट पर वो ज्यादा नहीं होता, मतलब हायर एनर्जी स्टेट पे ये उतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते। तो हम लोग क्या, जब भी हम लोग डिस्टेबलाइज होते हैं तो हम लोग कहां भागते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एनर्जी स्टेट पे पड़ा होगा, जब भी उसने अपनी एनर्जी को बाहर से एब्जॉर्ब करा होगा, या आप लोगों ने हीट दी होगी, बाहर से कोई रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब करी, तो ये एक्साइट हो गया। अच्छा, जो इसकी ये वाली स्टेट थी, जो इसका घर था, उसको क्या बोलते थे हम लोग, याद करो लास्ट लेक्चर में बताया था, ग्राउंड स्टेट। मतलब जब वो अपने ग्राउंड स्टेट से, और जो बाहर वाली स्टेट जहां ये जाता है वो कौन सी स्टेट होती है यार आप लोगों की, एक्साइटेड स्टेट। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, मतलब इसने यहां पर कोई ना कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, ठीक है ना, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, ये बाहर चला गया। पर यहां पर ये उतना ज्यादा लाइफ टाइम, मतलब जो इसका लाइफ टाइम होता है यहां पर हायर एनर्जी शेल में रहने का, वो ज्यादा नहीं होता। अब वो क्या करेगा, अब वो वापस आएगा, अब वो वापस आने के लिए वापस आएगा, ठीक है ना यार। अब वो वापस आएगा तो क्या करेगा, क्या रेडिएट करेगा मेरे पास, एनर्जी, ठीक है, वो क्या रेडिएट करेगा, एनर्जी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आता है, मतलब जहां पे वो स्टेबल नहीं था वहां से लोअर एनर्जी पे आता है, देखो दो पॉसिबिलिटी अभी आपको दिख रही है इतने से मॉडल में, 1 2 3 में दो पॉसिबिलिटी कुछ बच्चे कहेंगे सर जरूरी थोड़ी है कि ग्राउंड स्टेट पे आएगा, बिल्कुल सही बात है, पर वो अपनी हायर एनर्जी से किसी लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा और क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। मतलब वो हो सकता है थर्ड से, जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट इस मॉडल के अकॉर्डिंग है, जिसमें 3 ही शेल हैं, 3 से 1 पे आए, या 3 से वो किस पे आ जाए यार, 2 पे आ जाए, तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है। ये क्या है आपकी एनर्जी रेडिएटेड। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि एनर्जी किस फॉर्म में रेडिएट करेगा, एच न्यू के फॉर्म में, डिसकंटिन्यूअस पार्टिकल्स के फॉर्म में रेडिएट करेगा ना एनर्जी, क्योंकि जो बोर का मॉडल था वो प्लैंक्स क्वांटम पे बेस्ड था। तो इन्होंने कहा जो भी एनर्जी रेडिएट करेगा वो एच न्यू होगी, मतलब एक पर्टिकुलर उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से डायरेक्ट फर्स्ट पर आया तो उसने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी रेडिएट करी, ठीक है, एनर्जी रेडिएट करी, एनर्जी बोलूं या मैं बोलूं उसने एक पर्टिकुलर अमाउंट की क्या रेडिएट करी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जिस भी अमाउंट की फ्रीक्वेंसी रेडिएट करता है उस अमाउंट की रेडिएशन हमें दिखने लगती है, या हम लोग उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे देख सकते हैं। ये चीज समझ आई। अच्छा, अब आप एच न्यू को ये भी तो लिख सकते हो, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, जहां पर सी आपका क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ ये कांस्टेंट होता है ना। या मैं बोलूं इसने एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी रेडिएट करी, एनर्जी नहीं बोल सकते तो एक पर्टिकुलर अमाउंट की फ्रीक्वेंसी, और अगर आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई तो आपको वेवलेंथ भी मिल गई। मतलब ये क्या करता है, जब भी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे आता है तो जो ये वेवलेंथ देता है, मतलब मान लो अगर इसने कोई येलो कलर की वेवलेंथ दिखाई, येलो कलर की कोई कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी ना, वो अगर इसने छोड़ी तो हमें येलो कलर दिखेगा, अगर इसने ब्लू कलर की छोड़ी तो ब्लू कलर दिखेगा। मतलब जिस भी पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी ये रेडिएट करता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें पता है वेवलेंथ होती है ना यार। कैसे होती है, देखो ये फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, और न्यू की जगह डाल दूं तो सी बाय लैम्डा, तो यहां से आपको पता चल गया E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। ये दोनों कांस्टेंट होते हैं यार, ठीक है ना, एच और सी कांस्टेंट होते हैं। इसका मतलब ये है जब ये ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा
तो कम वेवलेंथ आपके पास आएगी, मतलब जो वेवलेंथ आएगी उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। जब ये ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा, दोबारा सुन लो, जब ये ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब जब ये जंप करेगा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे, जितनी ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा उतने कम मैग्नीट्यूड की वेवलेंथ हमारे पास आएगी। वाइस वर्सा चले, अगर इसने कम एनर्जी रेडिएट करी, अगर इसने क्या करी, कम एनर्जी रेडिएट करी, तो आपके पास जो वेवलेंथ आएगी वो बहुत ज्यादा आएगी। आई होप मैंने एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर दिया होगा कि इलेक्ट्रॉन जंप कैसे करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास आती है, या मैं बोलूं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ हमारे पास आती है। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉन जंप्स होंगी एक एटम में, दोबारा सुनो, जितनी भी इलेक्ट्रॉन जंप्स होंगी एटम पे, वो एक कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को दिखाएंगी। मतलब यहां से यहां, अब देखो, जब ये थर्ड से फर्स्ट पर आया तो मान लो इसकी जो एनर्जी थी वो E1 निकल कर आई। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां से यहां तक का जंप हो तो जो एनर्जी निकल कर आए वो E2 निकल कर आए। E1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है λ1, E2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है λ2। मतलब हर एक जंप के साथ इसका लैम्डा चेंज हो रहा है, मतलब हर एक जंप में इसकी एक डिफरेंट अमाउंट की एनर्जी रेडिएट होगी। डिफरेंट अमाउंट की एनर्जी रेडिएट होगी तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स आएंगी। तो यही बोर चाचू ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, देखो यहां एक मिनट का पॉज लो, रिडबर्ग ने क्या कहा था, रिडबर्ग ने कहा था जब ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट पे जाता है तो वेवलेंथ हम लोग नापेंगे। बोर ने कहा नहीं, हमें जो एनर्जी निकलती है, जो रेडिएटेड अमाउंट की एनर्जी निकलेगी, हम उसको पकड़कर चलेंगे। मतलब जब आपकी एनर्जी हायर शेल से, मतलब जब भी आपका इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल पे आए, या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आए, या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी पे आए, जो भी वो एनर्जी रेडिएट करेगा, जो भी वो एनर्जी रेडिएट करेगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग वेवलेंथ नापेंगे। डिफरेंट डिफरेंट पाथ वो अडॉप्ट कर सकता है, हो सकता है वो थर्ड से फर्स्ट पे आए, हो सकता है वो थर्ड से सेकंड पे आए, मतलब ऐसे में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे निकाल सकता हूं। तो हर एक पाथ के कॉरेस्पॉन्ड एक एनर्जी को वो रेडिएट देगा, या मैं बोलूं हर एक एनर्जी से एक वेवलेंथ एसोसिएटेड है। तो डिफरेंट डिफरेंट जंप्स से आपको डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स मिलती हैं। यही एक रीजन है कि आपको एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है। एक्चुअल में वो स्पेक्ट्रम कुछ नहीं है, जिस भी अमाउंट की एनर्जी आपकी रेडिएट हुई उसके कॉरेस्पॉन्ड एक वेवलेंथ है यार। ठीक है, इतना पार्ट समझ आया कि आपका स्पेक्ट्रम बनता क्यों है, या जो आप स्पेक्ट्रम पे वेवलेंथ देखते हो वो क्या होती है। वो कुछ नहीं होती, जिस भी एनर्जी वो रेडिएट करता है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, वो उसके कॉरेस्पॉन्ड एक वेवलेंथ होती है यार। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि वेवलेंथ क्या थी, मतलब जो भी आपकी एनर्जी रेडिएशन हुई तो उससे आपका जो स्पेक्ट्रम आया वो आया। अब दूसरा पॉइंट चलते हैं कि भैया हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, मानते हो ना, सिंगल एटम में हाइड्रोजन में या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज कैसी होती हैं। हीलियम का प्लस साइन ले लूं He पॉजिटिव, लिथियम को 2+ में ले जाऊं Li2 पॉजिटिव, या मैं काम करूं बेरिलियम को 3+ में ले जाऊं। ठीक है, Be3 पॉजिटिव, मतलब मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहा हूं। ऐसे एटम या मतलब ऐसे आयंस, ऐसे एटम्स या ऐसे आयन जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, वो बिल्कुल सिमिलर बिहेव करेगा आपके हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की तरह। ठीक है ना, बस फर्क क्या आएगा, हर एक फॉर्मूले में Z का फैक्टर चेंज हो जाएगा। जैसे एनर्जी के फैक्टर में Z² मल्टीप्लाई हो रहा था, याद आ रहा है, प्लीज याद आ रहा था ना, इंटू Z² करते थे, तो वो सारी चीजें सेम इसमें भी कॉमन है। बट फर्क क्या है, रिडबर्ग ने बोला था अपने घर से हायर एनर्जी पे जाता है, बोर कहता है इसका फंडा नहीं है। करेक्ट फंडा क्या है, जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आता है, एक एनर्जी को रेडिएट करता है, उस एनर्जी के कॉरेस्पॉन्ड हमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मिले या एक वेवलेंथ मिले। वो वेवलेंथ हम लोग क्या देखते हैं अपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, एक स्पेक्ट्रम, एक लाइन की तरह देखते हैं। तो आज से आपको पता चला जितनी भी आप लाइंस देखते हो वो कुछ नहीं है, वो एक पाथ अडॉप्टेड है बाय योर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब जो भी आप स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम लाइंस देखते हो, जो भी वो लाइंस होती है वो कुछ नहीं होता, एक तरीके से पाथ होता है जो आपका इलेक्ट्रॉन लेता है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आने के लिए। अब मैं साइमल्टेनियस अपीयरेंस ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस बनाने जा रहा हूं। मतलब आप जब हाइड्रोजन गैस को, जब भी आपने हाइड्रोजन गैस का लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा तो आपने देखा बहुत सारी आपकी लाइंस ऑब्टेन हुई। अब वो बहुत सारी लाइंस क्यों आई यार, इलेक्ट्रॉन तो एक है, तो उसका रीजन देने जा रहा हूं। या फिर आप ये देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट वाली सीरीज क्या होती है, लाइमन सीरीज, उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपको पूरे
पूरा ध्यान से बिल्कुल डेप्थ से कि यार जो साइमल्टेनियस अपीयरेंस है आपकी स्पेक्ट्रम लाइंस का वो कैसे आया। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सॉरी, चल छाप लिया इसे यार। इतनी चीज समझ आ गई कि स्पेक्ट्रम लाइंस क्यों बनती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इतनी सारी क्यों बनती हैं यार साइमल्टेनियस अपीयरेंस क्यों आया मेरे, सॉरी साइमल्टेनियस अपीयरेंस क्यों आया मेरी स्पेक्ट्रम लाइंस का। तो चलिए एक छोटी सी बात बताना है। जब भी आप लोगों ने लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा था तो हम लोग क्या करते थे, हाइड्रोजन की गैस लेते थे इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज में। अब आपको बहुत अच्छे से पता है हाइड्रोजन की जो गैस है उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने बिल्कुल इकट्ठा, जो बचपन में आप लोग करते थे H और H बॉन्ड, फिर आप लोगों ने क्या देखा था यार, कोवेलेंट बॉन्डिंग करते थे ना, S और S के ऑर्बिटल, मतलब अब मैं ऑर्बिटल्स पे अभी नहीं जाता, आई एम सॉरी, वो आगे का कंसेप्ट है। आप लोगों ने देखा था कि यार ऐसे म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अभी आप लोगों ने आगे का नहीं पढ़ा तो मैं आपको बेसिक से ही समझाने की कोशिश करता हूं कि H और H एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड होते थे। जब आप हाइड्रोजन की गैस लेकर आओगे तो इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब आपने क्या करा, इसको एनर्जी दी। जब भी आप इसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज में लेते हो तो आपने क्या दी, इसको एनर्जी दी। एनर्जी देते ही ये लोग क्या हो गए, अलग अलग स्प्लिट हो गए। सबसे पहले तो यार बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे तो मुझे बहुत सारे एटम्स मिले। ठीक है, हाँ ये बात फैक्ट है कि एक हाइड्रोजन क्या ऐसा होता है, ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है यार। कैसा होता है मेरा यार, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, मतलब एक हाइड्रोजन के एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि अब मैंने जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को हीट करा तो वो एटमाइज हो गए, मतलब वो डिफरेंट कह रहा हूं, सिंगल एटम में अलग अलग चले गए यार, डिफरेंशिएट हो गए ना। कि पहले मॉलिक्यूल था, पहले बॉन्डेड बॉन्ड था बीच में, अब कोई बॉन्ड नहीं है, सिंपल इलेक्ट्रॉन्स थे। अब क्या होगा, ये जब और एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे तो ऐसा जरूरी थोड़ी है यार कि हर एक हाइड्रोजन एटम सेम अमाउंट की एनर्जी एब्सॉर्ब करे। और दूसरी चीज, सेम अमाउंट की चलो एनर्जी एब्सॉर्ब भी कर ली, जरूरी थोड़ी सेम अमाउंट की एनर्जी रेडिएट करे यार। तो ये फैक्ट इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि डिफरेंट हाइड्रोजन एटम अब डिफरेंट अमाउंट की एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे और डिफरेंट अमाउंट की एनर्जी रेडिएट करेंगे। ठीक है, आपको चीज समझ आई। मतलब जब आपने एक मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज में लिया, उसको हीट दी, एनर्जी दी, तो वो सेपरेट हो गए, वो एटमाइज हो गए, मतलब वो एटम्स में चेंज हो गए। एटम्स में चेंज होने के बाद अब वो क्या करेंगे, एनर्जी को क्या करेंगे। मान लो ये हाइड्रोजन का एक एटम था, याद आ रहा है अभी शेल मैंने बनाया था, ये हाइड्रोजन का एक एटम था, ऐसे एन नंबर ऑफ एटम्स होंगे यार आपके पास, और हर एक एटम के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डिफरेंट अमाउंट की एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा और डिफरेंट अमाउंट की एनर्जी को ही रेडिएट करेगा। मतलब जब मैं हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम देखता हूं, हाइड्रोजन गैस का जो स्पेक्ट्रम होगा, या मैं बोलूं जब मैं हाइड्रोजन गैस के स्पेक्ट्रम को स्टडी करने जाता हूं तो मेरे पास बहुत सारी स्पेक्ट्रम लाइंस आती हैं। एक्चुअल में वो स्पेक्ट्रम लाइंस क्या है, डिफरेंट पाथ है जो आपका इलेक्ट्रॉन लेता है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आने के लिए। तो आइए इस चीज को स्पेक्ट्रम लाइंस के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए डायग्राम देखते हैं सबसे पहले। ये क्या मैं बना रहा हूं, मैं ये एनर्जी स्टेट्स बना रहा हूं, मतलब डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बना रहा हूं। ठीक है, ये है मेरा n इक्वल टू 1, जिसको आप ग्राउंड स्टेट भी बोल सकते हो, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। अच्छा, ये जो स्पेक्ट्रम लाइंस मैं बना रहा हूं वो हाइड्रोजन एटम के लिए बना रहा हूं, या फिर मैं बोलूं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए बना रहा हूं। ठीक है, करंटली जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो हाइड्रोजन एटम का दिखाने जा रहा हूं, और आपको पता है हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में इंटू z स्क्वायर और हो जाता है, मतलब एनर्जी लेवल्स के सिर्फ जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है ना, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है एनर्जी लेवल का। याद आ रहा है ना यार, कैसे था, En इज इक्वल टू -1312 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। ठीक है ना यार, अगर हाइड्रोजन के लूंगा तो Z1 है, मतलब पैटर्न तो बिल्कुल सेम बनेगा, मतलब एनर्जी लेवल्स तो बिल्कुल सेम होंगे, मतलब 1 2 3 4, मतलब जो स्पेक्ट्रम लाइंस आएंगी वो इसी तरीके से आएंगी, बट जो मैग्नीट्यूड है, अब जो आउटकम आएगा उसकी वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, जब मैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए पढ़ूंगा।
अच्छा, मुझे शौक नहीं है या आड़ी टेढ़ी लाइनें बनाने का, इसका भी रीजन दूंगा कि इसमें एनर्जी इतना गैप ज्यादा क्यों, फिर कम 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 और कम क्यों होता जा रहा है एनर्जी गैप। ठीक है ना यार, ये n इक्वल टू 7 ले लिया मैंने, n इक्वल टू 8 ले लिया मैंने, 8 तक ही ले लिया। ठीक है, इसको साफ करते हैं। ये ग्राउंड एनर्जी थी, ये था। अब मैंने ये देखा या मान लिया कि यार मेरा जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गया ना, मैंने मान लिया है। मैं आपको सिर्फ एक पैटर्न दिखाना चाहता हूं कि बहुत सारी स्पेक्ट्रम लाइंस क्यों आती हैं। अच्छा, दिस इज योर स्पेक्ट्रम डायग्राम या लाइन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन भी क्यों, देखो यार, जब आप n इक्वल टू 1 डालते हो, अगर मैं एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लूं, आपको बहुत सारी एनर्जी सिखाई गई थी, एनर्जी इज इक्वल टू 1312 किलो जूल पर मोल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। और अगर मैं इसको z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए हो जाएगा ना यार। ये मतलब एटॉमिक, अगर कोई और एटम हो हाइड्रोजन जैसा ही, तो उसका एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई करना होता है उसका स्क्वायर करके, राइट। या फिर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ले लूं, तो दूसरा क्या था मेरा, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब एक काम करो यार, जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, जब वो ग्राउंड स्टेट में पड़ा है तो उसकी एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें आया, इसमें आ जाओ कितना होगा, तो आपको क्या करना है 13.6, अब सेकंड की निकालनी है तो 2 का होल स्क्वायर, z इसका 1 है, तो अब क्या करना है 13.6 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है ना यार, 4 3 12। ठीक है ना यार, एक इधर चला गया, 3.4 समथिंग, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब थर्ड की एनर्जी निकालनी है। अब तुम बोलोगे सर आप कर क्या रहे हो, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि ये एनर्जी गैप धीरे धीरे कम कैसे होता गया। ठीक है, फिर वहां से बहुत सारी चीजें और देखेंगे स्पेक्ट्रम लाइंस पे। चलिए अब थर्ड के लिए निकालना है, तो E3 आ गई -13.6 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए ये तो 1। अगर किसी और के लिए होता तो उसका पूरा, अगर मैं स्पेक्ट्रम किसी और के लिए स्टडी करता तो मुझे एटॉमिक नंबर में आपकी वैल्यू डालनी पड़ती। 9 हो गया है, 13.6 डिवाइडेड बाय 9, देखो 1.3 के लगभग आएगा कुछ। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान से देखो, इसको इसमें से माइनस करोगे लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आएगा। मतलब यहां से यहां तक का गैप कितना हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और यहां से अगर यहां मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस करोगे तो लगभग कितना हो गया, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ऐसे ही जब अलग अलग शेल्स की आप एनर्जी गैप माइनस करते चले जाओगे तो आप लोगों को ये चीज समझ आएगी कि मैंने शौक से ऐसे डायग्राम नहीं बनाया यार, ये डायग्राम एक्चुअल में मैंने बिल्कुल करेक्ट बनाया है। मतलब अगर कल को आप ऐसा डायग्राम देखो जिसके बीच में सेम गैप हो तो वो डायग्राम गलत है यार। ठीक है, मैंने आप ये चीज आपको प्रूफ करके भी दिखाई थ्रू योर डेटा कि आपका डायग्राम, मतलब फर्स्ट से सेकंड में जाओ तो एनर्जी गैप ज्यादा है, सेकंड से थर्ड में जाओ तो एनर्जी गैप कम 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 कम। और ये कम क्यों हो रहा है, इसका रीजन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में और अच्छे से देंगे जब आप एटम के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, मुझे कोई शौक नहीं है जो मैंने ये डायग्राम ऐसे बनाया है। ठीक है, अब मैं ये मानता हूं कि भाई मेरा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना यार, वो 8 तक चला गया, मतलब जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पे, मतलब जितनी मैक्सिमम अमाउंट एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी, तो वो 8th एनर्जी स्टेट पे है। अब वो क्या करेगा, 8th एनर्जी स्टेट से नीचे आने की कोशिश करेगा, राइट। इतना तो मानते हो ना कि 8 पे स्टेबल नहीं होगा, 8 से नीचे आएगा। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगी वो मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है ना यार, और जितनी भी पॉसिबिलिटीज आएंगी 8 से नीचे आने के लिए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर हमें वेवलेंथ मिल जाएगी, या मैं बोलूं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक स्पेक्ट्रम लाइन मिल जाएगी। क्योंकि स्पेक्ट्रम लाइन कुछ नहीं था, एक पाथ था जो आपका इलेक्ट्रॉन ऑप्ट करता है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आने में। तो चलिए आइए स्पेक्ट्रम लाइन बनाता हूं। सबसे पहले 8 से 1, अब क्या पॉसिबिलिटी है यार भैया, हो सकता है वो 8 से डायरेक्ट किस पे आ गया हो यार, 1 पर आ गया हो। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी 1 तक आने की है ना यार। वापस मैं मानता हूं कि जो मेरे पहले मैं वो स्पेक्ट्रम लाइंस बनाने जा रहा हूं जिसमें वो लास्ट 1 पर आ गया, मतलब जितनी भी स्पेक्ट्रम लाइंस जो 1 पर आए उनकी पहले पॉसिबिलिटी बनाता हूं। तो चलो, एक पॉसिबिलिटी है कि वो 8 से 1 पर ना आई, वो 7 से 1 पर आई। एक पॉसिबिलिटी क्या है, वो 6 से 1 पर आई। एक पॉसिबिलिटी क्या है यार, वो 5 से, एक पॉसिबिलिटी क्या है यार, वो
फोर्थ से एक पॉसिबिलिटी क्या है वो यार 3 से एक पॉसिबिलिटी है। यही तो पॉसिबिलिटी है यार कि जब आपकी हायर एनर्जी स्टेट 8 हो या और सारी हायर एनर्जी स्टेट्स हो और वो 1 पर आ जाए, मतलब उसका जो मतलब जितनी भी आपकी हायर एनर्जी स्टेट पे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं अगर वो सीधा 1 पर आते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर वो 8 से 1 पर आते हैं, 7 से 1, 6 से 1, 5 से 1, 4, मतलब जो उनका होम स्टेट है वो घर, वो अपना जो लोएस्ट स्टेट पर आए वो 1 रखना चाहते हैं, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी और है कि अब इलेक्ट्रॉन 1 पे ना आकर 2 पे आता है, तो कैसे आएगा यार? हो सकता है वो 8 से 2 पर आए, हो सकता है वो 7 से 2 पर आए, हो सकता है वो 6 से 2 पर आए, हो सकता है वो 5 से 2 पर आए, 4 से 2 पर आए और 3 से 2 पर आए। मानते हो? अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आप लोगों को पता है, ऐसे ही पैटर्न बनता चला जाएगा। एक पॉसिबिलिटी क्या है? 8 से वो डायरेक्ट 3 पर आए, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी 7, 6, 5, 4, ठीक है, 4 से 3। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी वो अपनी ग्राउंड स्टेट, मतलब जो अपनी हायर स्टेट थे उसके बाद जो नीचे आता है, जब एनर्जी रेडिएट करता है तो वो 4th स्टेट पर आया। तो पहली पॉसिबिलिटी 8 से 4, 7 से 4, 6 से 4 और 5 से 4। मानते हो इस बात को? अब नेक्स्ट चलते हैं यार। एक पॉसिबिलिटी भाई आपकी 5 आ गया, 8 से 5, 7 से 5, 6 से 5। एक पॉसिबिलिटी और क्या कि आपकी जो स्टेट थी वो क्या आई? बस, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6। मतलब जब भी आपकी हायर स्टेट से इलेक्ट्रॉन 1 पर आए, चाहे वो कहीं से भी आए, इनफाइनाइट से साला 1 पर आए, उस सीरीज को क्या बोला जाता है यार? आपका, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, लायमन सीरीज। देखो, जब आपने रिडबर्ग पढ़ा था तो रिडबर्ग ने कहा था लोअर से किसी हायर पे जाए, मतलब लोअर उसकी 1 हो और 1 से वो हायर जाए 2, 3, 4, 5, 6, 7। बोर ने क्या करा? बोर ने कहा यार किसी भी हायर स्टेट से 1 पर आए। किस पे आए यार? 1 पर आए। 1 पे आने का मतलब वो स्टेट कौन सी होगी? साइंटिस्ट का नाम बिल्कुल सेम था, सब कुछ चीजें इन्होंने सेम रखी, बट उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी। यार हायर से जब लोअर पे आएगी तभी तो एनर्जी रेडिएट करेगी, वही चीज तो हमें दिखेगी ना यार लाइट स्पेक्ट्रम में। तो प्लीज, उसके बाद जब वो 2 पर आई, इस सीरीज को कौन सी सीरीज कहते हैं? बाल्मर सीरीज, ठीक है। इसको लाइनर, इसको कौन सी? पैस्चन, इसको ब्रैकेट, ठीक है, इसको फंड, पी साइलेंट होता, पी फंड मत बोलना, और ये हम्फ्री।